अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन को यूट्यूब पर। आज के वीलॉग की अहम स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जिनको इश्तिहारी करार दिया जा चुका है बशमूल कासिम सूरी के, क्योंकि 9 मई के वाक़यात के हवाले से वो लोग मतलूब हैं। और कल एक ख़बर थी कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 11 लोगों को इश्तिहारी करार दे दिया है, उनके इश्तिहार जारी कर दिए हैं। इसका असर क्या होगा ये आपको मैं बताने लगा हूँ, क्योंकि वैसे तो ये लोग दे वर नॉट अपेयरिंग बिफोर द कोर्ट, क्योंकि उसकी अपनी कुछ वजूहात हैं, उन लोगों के अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। और बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जिसमें लोग जब कानून नाफिज करने वाले इदारों के सपुर्द हुए भी हैं तो उसके बावजूद उनके साथ इंसाफ नहीं हो सका, कानून के मुताबिक सलूक नहीं हो सका। तो एक खौफ है, वसवसा है कि मिसाल के तौर पे अगर वो हिरासत में लिए भी जाते हैं तो उनके साथ कैसा सलूक हो, इस बात का खौफ है बहुत सारे लोगों को। इस वजह से वो पेश नहीं आ रहे। बाय द वे लेट मी टेल यू कि कानून में ये जो इश्तिहारी होना है ना, ये इसके अपने कुछ पीनल कॉन्सिक्वेंसेस तो होते हैं। मिसाल के तौर पे कानून के सामने सरेंडर ना करना इटसेल्फ भी एक ऑफेंस तो है, लेकिन कानून इस बात को भी रियलाइज़ करता है कि एब्सकॉन्डेंस कैन ऑल्सो बी आउट ऑफ फेयर। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक की जजमेंट्स भी मौजूद हैं कि अगर कोई शख्स इश्तिहारी हो जाता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इसीलिए वो इश्तिहारी होगा क्योंकि वो हैबिचुअल क्रिमिनल है या कानून से भागा हुआ है और अपने आप को कानून के सामने सरेंडर नहीं करना चाहता, बल्कि वो आउट ऑफ फेयर भी हो सकता है। मतलब कि फेयर इज़ अ ग्राउंड विच इज़ कंसिडर्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट टू जस्टिफाई एब्सकॉन्डेंस, टू जस्टिफाई पीरियड ऑफ एब्सकॉन्डेंस। ये ज़मानत बहुत सारी होती है ना जी, तो उसमें बहुत सारे लोग जब आते हैं उनकी एब्सकॉन्डेंस होती है, तो एब्सकॉन्डेंस इज़ अ ग्राउंड जिसके ऊपर बेल रिजेक्ट हो सकती है, तो उसको जस्टिफाई किया जाता है एब्सकॉन्डेंस को, इश्तिहारी होने को, कि जो आउट ऑफ फेयर नहीं पेश हो रहा था तो फिर अदालत ज़मानत दे भी देती थी। हैविंग सेड दैट, ये जो इश्तिहारी करार दिया जा चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, इसका असर अब क्या होगा? इसका असर ये होगा जो आज जस्टिस अब्दुल अजीज़ के रिमार्क्स हैं टीएलपी के एक उम्मीदवार के केस में, जो कि इश्तिहारी था, टीएलपी से ताल्लुक़ था, लाहौर से उम्मीदवार था एक हलके का। तो जस्टिस अब्दुल अजीज़ ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में बैठकर फ़ैसला करते हुए रिमार्क से दिया और फ़ैसला दिया है कि इश्तिहारी मुलजिम हो और अदालत में पेश ना हो तो उसे पार्लियामेंट जाने की इजाज़त क्यों दें। यानी कि कागजात उनके मुस्तरद हुए थे तो वो मुस्तरद ही उन्होंने रहने दिए हैं, उनको मंजूर नहीं किया ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट कि वो मुतलका अदालत में जो भी केस था उसमें पेश नहीं हुए थे। तो उन्होंने कहा जो इश्तिहारी है बंदा, उसको हम पार्लियामेंट जाने की इजाज़त क्यों दें। अब यहाँ पे तफरीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। देखें, मैं पहले भी कई दफ़ा ये कह चुका हूँ कि एक होती है स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ लॉ और दूसरी होती है एक्विटी, फेयरनेस, जस्टिस, कि इंसाफ का तकाजा क्या है। तो ये जो मैंने ग्राउंड आपसे बोली है ना फेयर वाली, कि आउट ऑफ फेयर अगर कोई इश्तिहारी है, खौफ की वजह से, डर की वजह से कोई इश्तिहारी है, क्योंकि उसको डर या खौफ है कि उसके साथ पता नहीं कानून नाफिज करने वाले इदारे उसकी गिरफ्तारी के बाद कैसा सलूक करें, इस वजह से वो अपने आप को कानून के सपुर्द नहीं कर रहा, तो इस चीज़ को अदालत को मद्देनज़र रखना चाहिए। और अगर कोई इसके बरक्स पस मंज़र रखता है तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए। ये तो अब अदालत का काम है अकॉर्डिंगली डिसाइड करना। लेकिन अगर सिर्फ अदालत इस चीज़ को मद्देनज़र ही ना रखे, ये खौफ वाली बात को, और स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ लॉ करती जाएगी, तो उससे सर्टनली इंसाफ नहीं होगा। और पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है, वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन मतलब कि एक तरह से उसके मज़ीद बुनियाद जो है वो मजबूत हो जाएगी। और जिस मकसद के लिए वो केसेस बनाए जाते हैं जाली झूठे के जी ये कानून उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये भुगते और इसको सियासत के प्रोसेस से बाहर कर दिया जाए, वो कॉन्सिक्वेंसेस सर्टनली अगर वो भुगतेगा तो वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जिस मकसद के लिए की गई थी वो मकसद पूरा हो जाएगा। तो ओवरऑल एक बिगर पिक्चर को देखना भी अदालत के लिए ज़रूरी है। बाकी मैं नहीं कहता कि इश्तिहारियों को इलेक्शन लड़ने दें, लेकिन ये ज़रूर देखें कि जिसकी बात हो रही है वो इश्तिहारी है, तो वो क्यों इश्तिहारी है,
वो कौन है, उसका क्या पस मंज़र है, उसकी क्या बैकग्राउंड है, उसके क्या एंटीसीडेंट्स हैं, उसका क्या कैरेक्टर है, उसकी क्या हिस्ट्री है, और उसने पहले मिसाल के तौर पे इलेक्शन लड़ा हुआ है, पहले वो मेंबर ऑफ़ द पार्लियामेंट रहा है, पहले वो काबीना में रहा है, और जो केस है वो केस क्या है, किस हद तक केस स्ट्रॉन्ग है, ये सारी बातें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इवेंचुअली लोगों के हकूक़ को प्रोटेक्ट करना अदालत की ज़िम्मेदारी होता है। तो बहरहाल एक तो स्टोरी ये है, लेकिन अपेरेंटली मुझे लग ये रहा है कि ये स्ट्रिक्ट सिंपल एप्लीकेशन ऑफ लॉ होगी अदालतों की तरफ से। उनको एक बहाना चाहिए कि जी क्योंकि इश्तिहारी है तो इससे दे विल नॉट डिग डीप डाउन इनटू द सिचुएशन, और वो सुपरफिशियली उसको देख के ठग करके कागजात रिजेक्ट कर देंगे। तो ये जो प्लानर्स हैं जिन्होंने जो किया है कि जी आज केस करेंगे तो कल ये इश्तिहारी होगा, क्योंकि जिस दिन वो सरेंडर नहीं करता उसके 3 महीने बाद अदालत से इश्तिहार निकलता है, और उसके बाद फिर उसका असर इलेक्शन पे आएगा, और उसके कागजात नामजदगी मंजूर नहीं होंगे और वो मुस्तरद होंगे तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा, और अगर इलेक्शन लड़ने के काबिल भी हो गया तो उसकी पार्टी को उसके निशान से महरूम कर दिया जाए। तो प्लानिंग तो मुख्तलिफ जहतों पर हुई है ना, मुख्तलिफ लेवल्स पर प्लानिंग हुई है, एक ही तरह से नहीं बल्कि कई तरह से प्लानिंग हुई है। तो उस प्लानिंग के जो नताइज हैं वो अब सामने आना शुरू हो गए हैं। और ख़बर जो कल थी वो यही थी कि पेशावर हाई कोर्ट ने वो जो इंट्रा कोर्ट अपील है उसका फ़ैसला सुनाते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस छीन लिया है। और अब बैरिस्टर गौहर खान चेयरमैन PTI ने ये कहा है कि जी वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। पहले पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले को मुअत्तल कर दिया था, फिर इलेक्शन कमीशन ने अपील दायर की। उस अपील में अब वो हुक्म इम्तना जो जारी किया था सिंगल बेंच ने उसको ख़त्म कर दिया है पेशावर हाई कोर्ट के इंट्रा कोर्ट अपील सुनने वाले बेंच ने। तो बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दोबारा, क्योंकि कल जा चुका हुआ है, तो अब उसका भी नतीजा ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिसाल के तौर पे अगर बल्ले के निशान के बग़ैर जाएगी इलेक्शंस में तो उसको देखना है कि फिर वो क्या करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। बल्ले का निशान नहीं होगा तो कौन सा निशान होगा, जो नया निशान होगा क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको कम्युनिकेट करने में अपने वोट बैंक को कामयाब हो सकेगी, नहीं हो सकेगी। और अगर पूरी पार्टी का मिलकर एक निशान ना हो पाया तो फिर जितने भी उम्मीदवार हैं क्या वो अलग-अलग अपने अपने निशान पर लड़ेंगे, अलग-अलग अपने अपने निशान पर लड़ेंगे। तो बहुत सारे आज़ाद, मिसाल के तौर पर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत का आलम है, एक एक हल्के में 5-5 लोग अगर PTI का टिकट चाहते हैं और PTI को कोई एक निशान नहीं मिल पाता है या वो नहीं ले पाती है कोई एक निशान, तो वो पांचों ही अपने आप को PTI का कहेंगे, पांचों ही अपने बैनर पे फ्लैक्स पे इमरान खान की तस्वीर अपने साथ लगाएंगे। तो उसका नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा, क्योंकि अवाम कंफ्यूज होंगे कि पांचों में से पता नहीं कौन ये है, पहले नंबर वाला, दूसरे नंबर वाला, तीसरा या 5वें नंबर वाला है, तो वो वोट डिवाइड हो सकता है। तो ये मेरे ख्याल में मकसद भी था कि ऐसे ही हो। तो बहरहाल फ़िलहाल सिचुएशन उसी तरफ जाती नज़र आ रही है। मरीम नवाज़ ने अपने असासों की जो मालियत बताई है अदालत में वो भी सामने आ गई है। 84 करोड़ 25,84,000 रुपए के असासे मरीम नवाज़ के ज़ाहिर किए हैं उन्होंने अपने कागजात नामजदगी में। और उन्होंने ये भी बताया कि उनकी कोई गाड़ी नहीं है, वो किसी गाड़ी की मालकिन नहीं है, बल्कि वो तो मकरूज़ हैं हसन नवाज़ साहब की, और वो तकरीबन 2.25 करोड़ 2,89,00,000 रुपए की मकरूज़ है। तो ये मरीम नवाज़ साहिबा की जो माली इंफॉर्मेशन है, मालूमात हैं, वो मैंने आप तक पहुंचाई हैं। और इसके अलावा सिचुएशन ये है कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने 2 लोगों के कागजात मंजूर कर लिए हैं जिनके पहले मुस्तरद हो गए थे। अब वो जो सिलसिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शुरू हुआ था वसी पैमाने पे कागजात नामजदगी के मुस्तरद होने का, उसकी रिवर्सल का पहला स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, और वो ये है कि शेख रशीद और एजाजुल हक इन 2 रहनुमाओं के कागजात नामजदगी जो पहले मुस्तरद किए गए थे आरोस की तरफ से, वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने मंजूर कर लिए हैं। तो जिस तरह इन दोनों के मंजूर कर लिए गए हैं, इसी तरह और भी बहुत सारे लोगों के जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, जिन्होंने अपील की है और वो अपील्स अभी डिस्पोज ऑफ होनी है।
मुझे यकीन है कि उनमें से बहुत सारे लोगों के कागजात नामजदगी इलेक्शन ट्रिब्यूनल मंजूर कर देगी और आरओ के फ़ैसले को गलत और गैर कानूनी करार दे देगी। तो ये अब एक अच्छी खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि ऊपर जो अदालतें या इलेक्शन ट्रिब्यूनल बैठा हुआ है वो काफ़ी हद तक इन मामलात को रिवर्स कर देगा, क्योंकि इतने वसी पैमाने पे पूरी जमात के कागजात नामजदगी की रिजेक्शन जो है वो वैसे ही अननेचुरल भी है और इलॉजिकल भी है। बहरहाल आज के वीलॉग में यही स्टोरीज़ हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल।